हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान पीजीटी एग्जाम जो भी आपका 2025 में हुआ है उसका पेपर देखने वाले हैं। आप सभी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है जिस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। नंबर है 790-555-3851। समाजशास्त्र के नोट्स की बात की जाए तो ये नोट्स सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं। सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी हैं, आप इन्हें ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पर राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर का जीएस का प्रैक्टिस सेट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जिसमें आपको टोटल 15 प्रैक्टिस सेट देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? बताइए देखकर, भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम है या भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम है, यह पारित हुआ था 1988 में। यहाँ पर क्या होगा? 1988 होगा, यानी कि विकल्प यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1988। ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और इस भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 में 2018 में संशोधन किया गया था। ठीक है, 2018 में इसमें संशोधन किया गया था, जिसमें रिश्वत लेने और देने वाले दोनों को ही अपराधी में शामिल किया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? संशोधन पूछा जाए तो 2018 में हुआ था संशोधन, ये याद रखिएगा। यहाँ पर क्या होगा? ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न पुस्तक से संबंधित है। रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? यहाँ पर विकल्प में आर के मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, AR देसाई, आंद्रे बेत्ते यहाँ पर दिए गए हैं। रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? किसके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है? रीजनल सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर सही होगा राधा कमल मुखर्जी। ठीक है, राधा कमल मुखर्जी यहाँ पर राइट होगा, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। राधा कमल मुखर्जी की कुछ अन्य पुस्तकें भी हैं जो कि महत्वपूर्ण है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे कि द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स करके है, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स करके एक पुस्तक है इनकी। इसके अलावा द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया है। द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया हो जाएगी। फिर द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज है। इसके अलावा एक पुस्तक है इनकी, द डायमेंशंस ऑफ वैल्यूज करके। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं राधा कमल मुखर्जी की, इन्हें आप याद रखेंगे। आइए आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, इनमें से कौन सांप्रदायिकवाद की विशेषता नहीं है? विकल्प में दिया गया है धार्मिक कट्टरता, सहयोग की भावना, श्रेष्ठता की भावना, अलगाव की भावना। सांप्रदायिकवाद की विशेषता नहीं है यह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर सहयोग की भावना ये विशेषता इसकी नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से किसने भारत में जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह की सिफारिश की? PH प्रभु, MSA राव, BR अम्बेडकर, KM पार्नेकर यहाँ पर विकल्प में है। आपको कई बार क्लास में बताया जा चुका है, जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए अंतरजातीय विवाह की बात किसने की थी? तो दो लोग हैं जिन्होंने बात की है। ठीक है, कास्ट सिस्टम की। देखिए घुरिये ने क्या बताया था कि जो जाति व्यवस्था है उसकी रीढ़ की हड्डी अंतर विवाह को बताया था GS घुरिये ने। ठीक है, और GS घुरिये और इसके अलावा BR अम्बेडकर के द्वारा ये बात कही गई थी कि अगर हमें जाति व्यवस्था को खत्म करना है तो ज़्यादा से ज़्यादा जो अंतर जाति विवाह है, इंटरकास्ट जो मैरिज है, उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिए, जिसके माध्यम से हम जाति व्यवस्था को खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर BR अम्बेडकर यानी कि ऑप्शन थर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें अंबेडकर की, ठीक है, अंबेडकर की बात करें तो इन्होंने वर्ण व्यवस्था के साथ साथ जाति व्यवस्था
का विरोध किया था। ठीक है, अंबेडकर वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था के विरोधी थे। इन्होंने वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ण संघर्ष को महत्व दिया था। ठीक है, वर्ग संघर्ष की अपेक्षा वर्ण संघर्ष को महत्व दिया था, ये याद रखिएगा। श्रमिक संघ की स्थापना की थी इन्होंने, अंबेडकर ने श्रमिक संघ की स्थापना की थी, और जो आगे जाकर ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से जानी जाती है, ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन के ये अध्यक्ष भी रह चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसने कहा है कि सभ्यताएं विशेषकर पश्चिमी सभ्यताएं उत्थान और पतन के चक्रीय प्रतिमान का अनुसरण करती हैं? यहाँ पर ऑप्शंस में है स्पेंगलर, स्पेंसर, मॉर्गन, ऑर्बन। सभ्यताएं विशेष करके पश्चिमी सभ्यताएं उत्थान और पतन के चक्रीय प्रतिमान का अनुसरण करती हैं, ये किसका कहना है? यहाँ पर राइट आंसर स्पेंगलर हो जाएगा। ठीक है, स्पेंगलर ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। स्पेंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। ठीक है, 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था स्पेंगलर ने, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और स्पेंगलर ने सामाजिक परिवर्तन का निराशावादी विचार दिया था। ठीक है, सामाजिक परिवर्तन से संबंधित जो स्पेंगलर का सिद्धांत है, इसमें निराशावादी विचारों को रखा है। इसके अलावा अगर हम टॉयनबी की बात करते हैं, ठीक है, टॉयनबी की बात करते हैं तो इन्होंने 21 सभ्यताओं का, ठीक है, विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। ये याद रखिएगा, कंफ्यूज ना होइएगा। टॉयनबी है, ठीक है, टॉयनबी ने क्या किया था? विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। टॉयनबी ने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। स्पेंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया था। टॉयनबी की एक इंपॉर्टेंट बुक है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती है, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री के नाम से। ठीक है, अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री इनकी पुस्तक है, जिसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत दिया था। इस तरीके से पूछा जाता है, चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन से संबंधित किसके द्वारा दिया गया है? तो ये याद रखिएगा, टॉयनबी के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे देखते हैं। उच्च वर्ग की लड़की का विवाह निम्न वर्ग के लड़के से होना कहलाता है। यहाँ पर विकल्प में प्रतिलोम विवाह, अनुलोम विवाह, अंतर्विवाह, बहिर्विवाह दिया गया है। उच्च वर्ग की लड़की का विवाह जब निम्न वर्ग के लड़के से होता है तो ऐसे विवाह को हम क्या कहेंगे? प्रतिलोम विवाह कहेंगे। ठीक है, प्रतिलोम विवाह कहेंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके ठीक विपरीत अनुलोम विवाह कहलाएगा, यानी कि उच्च वर्ग का लड़का हो जाएगा और लड़की निम्न वर्ग की होगी, तो ऐसे विवाह को हम अनुलोम विवाह कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू विवाह अधिनियम जो 1955 है, इसमें अनुलोम विवाह प्लस प्रतिलोम विवाह दोनों को मान्यता दी गई है। ठीक है, मान्यता प्राप्त ये दोनों विवाह है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कारक सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक है? स्थिरता, परंपरा, अनुरूपता, संघर्ष। यहाँ पर ऑप्शंस हैं। सामाजिक परिवर्तन लाने में सहायक कौन सा कारक है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन राइट होगा? संघर्ष होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक परिवर्तन के अगर हम प्रोसेस, सोशल चेंज के प्रोसेस की बात करें, प्रक्रियाओं की बात करें, तो उद्विकास है, विकास है, प्रगति, सुधार, क्रांति और सामाजिक आंदोलन को माना जाता है। ठीक है, और किसी भी परिवर्तन को हम सामाजिक परिवर्तन क्यों कहेंगे?
कब कोई भी परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाएगा, जब वह 3 पक्षों को प्रभावित करता हो। यानी कि पहले अगर हम बात करें तो समूह में व्यक्तियों के बीच में जो व्यवहार है, संबंध है, या हम कहें सामूहिक व्यवहारों में परिवर्तन, ठीक है, सामूहिक व्यवहारों में परिवर्तन। दूसरा हो जाएगा सामाजिक संरचना में परिवर्तन। और तीसरा सांस्कृतिक विशेषताओं या संस्कृति में परिवर्तन। ठीक है, तो ये जब इन 3 पक्षों को में हमें किसी भी तरह का परिवर्तन देखने को मिलेगा तो ऐसा परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है, ये याद रखिएगा। सामाजिक परिवर्तन की सबसे पहले व्यवस्थित जो बात है या वर्णन है, सबसे पहले व्यवस्थित जो वर्णन है वो किसके द्वारा किया गया था? कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, यह किसने कहा? टीबी बोटोमोर, मैकएवर एंड पेज, राम आहूजा, एचएम जॉनसन। यहाँ पर ऑप्शंस है। अपने मूल अर्थ में सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक ढांचे में परिवर्तन है, सोशल स्ट्रक्चर में चेंज, सोशल चेंज है, ये किसने कहा है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? एचएम जॉनसन हो जाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, संरचनात्मक परिवर्तन की इनके द्वारा बात की गई थी, यहाँ पर 4th राइट आंसर है। मैकएवर एंड पेज की बात करें तो मैकएवर एंड पेज ने सामाजिक संबंधों में, ठीक है, सामाजिक संबंधों में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, सामाजिक संबंधों में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है। यह बात किसके द्वारा कही गई है? मैकएवर के द्वारा की गई है। और एंथोनी गिडेंस की बात करें तो इन्होंने क्या कहा था कि प्रत्येक समाज की एक संरचना होती है, आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, और जब उस आंतरिक संरचना में परिवर्तन हमें देखने को मिलता है तो ऐसा आंतरिक संरचना में होने वाला परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है, तो आंतरिक संरचना में परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन है, ये किसने कहा है? एंथोनी गिडेंस ने कहा है, ये याद रखिएगा। किंग्सले डेविस, ठीक है, किंग्सले डेविस ने क्या कहा था? किंग्सले डेविस ने कहा था कि जो सामाजिक संरचना है या अगर हम कहें संगठन और उसके प्रकारों फंक्शंस में होने वाला परिवर्तन, ठीक है, सामाजिक संरचना या सामाजिक संगठन और उसके प्रकारों में परिवर्तन को हम क्या कहेंगे? सोशल चेंज कहेंगे। ये किंग्सले डेविस ने इस तरीके से सामाजिक परिवर्तन को परिभाषित किया है। और ये आपको मैकएवर एंड पेज, गिडेंस है, किंग्सले डेविस है, जॉनसन है, ये सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इनकी ये जो परिभाषाएं हैं अक्सर एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, यहाँ पर पुस्तक है सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, किसके द्वारा लिखी गई है? सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, जीएस घुरिये, एल ड्यूमो, एम एन श्रीनिवास, मैकम मेरिट। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं, बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बताइए राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ये आपको कई बार क्लास में बुक कराई जा चुकी है। बताइए यहाँ पर सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया किसकी हो जाएगी? एम एन श्रीनिवास की हो जाएगी। और ये 1966 में आती है बुक। ठीक है, 1966 में आती है, एम एन श्रीनिवास की पुस्तक है
सोशल चेंज इन इंडिया। इनकी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी यहाँ पर बताई गई हैं, जैसे कि रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया 1952 में आई है। इंडियाज विलेजेस है, ये 1955 में आती है। और मैरिज एंड फैमिली इन मैसूर है। और इसके अलावा द रिमेंबर्ड विलेजेस है, ठीक है, द रिमेंबर्ड विलेज है, ये 1976 में आती है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं एम एस श्रीनिवास की, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये बुक्स एग्जाम्स में लगभग सभी एग्जाम्स में पूछी गई हैं। अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, प्रारंभ में कोई भी संस्था एक विचार होती है, किसने कहा? समनर, कोजर, डेरेनड्रॉप, दुर्खीम। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। अगर हम बात करें कि संस्था की, तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वप्रथम संस्था की जो बात है वो किसने की है? संस्था का जो वर्णन है, ठीक है, संस्था की जो बात है वो किसके द्वारा की गई है? तो हर्बर्ट स्पेंसर है, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर हैं। इन्होंने सबसे पहले संस्था की बात की थी, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। सबसे पहले हर्बर्ट स्पेंसर ने बात की थी। अच्छा, किस पुस्तक में वर्णन किया है? फर्स्ट प्रिंसिपल्स है, ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल्स इनकी पुस्तक है, ये आती है 1862 में, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल्स इनकी पुस्तक है और ये आती है 1862 में आती है बुक, जिसमें इन्होंने सामाजिक संस्था इंस्टीट्यूशंस की बात की थी। और इसके अलावा यहाँ पर प्रारंभ में कोई भी संस्था एक विचार होती है, ये किसका कहना है? समनर का है। समनर ने किस पुस्तक में बात की है? तो इनकी पुस्तक है फोकफेज, जिसमें इन्होंने समनर ने बात की है संस्था के उद्विकास, या इस तरीके से संस्था के विकास की अवधारणा किसके द्वारा दी गई है, इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। और इसके अलावा अंतः समूह, इन ग्रुप व बाह्य समूह यानी कि आउट जो ग्रुप है, इसकी बात भी किसने की है? समनर ने की है, ये याद रखेंगे, ठीक है। ये एग्जाम्स में ग्रुप से रिलेटेड पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। और इन्होंने जो समनर ने संस्था के विकास की बात की थी, तो कैसे कोई विचार जो है संस्था का रूप लेता है? विचार है जब वो आदत में बदल जाता है, बाकी लोगों के द्वारा अपनाया जाने लगता है, अपने गोल्स को पाने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जनरीति में बदलता है, प्रथा का रूप ले लेता है, प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होने लगता है, लोकाचार, और फिर जाके संस्था का रूप ये लेता है। आपको कई बार ये क्लास में बताया जा चुका है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है? ऑप्शंस है, संस्था नियमों व कार्य प्रणालियों की व्यवस्था है, संस्था अमूर्त है, संस्था का अपना एक प्रतीक होता है, संस्था व्यक्तियों का एक समूह है। तो कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है, यह बताना है। देखिए, संस्था व्यक्तियों का एक समूह है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। संस्था व्यक्तियों का समूह नहीं है, यहाँ पर फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा। गिलिन की बात करें तो गिलिन ने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना था, ठीक है। गिलिन ने संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई है, ठीक है। ये इस तरीके से पूछा जाए किसका कहना है, किसने संस्था को सांस्कृतिक व्यवस्था की इकाई माना, तो गिलिन का नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा संस्था को संस्कृति की वाहक, संस्कृति का वाहक भी बताया। गिलिन ने क्या कहा? संस्था संस्कृति की वाहक है, इस तरीके से स्टेटमेंट आता है, याद रखिएगा किसका कहना है? गिलिन का कहना है। एक हैमिल्टन का आता है, संस्था रीति रिवाजों का गुच्छ है, याद आ रहा है? संस्था रीति रिवाजों का गुच्छ है या गुच्छा है, इस तरीके से प्रश्न एग्जाम्स में आता है, ये हैमिल्टन का कहना है, ठीक है। तो यहाँ पर संस्था व्यक्तियों का एक समूह है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में से संस्था कौन सी नहीं है? कॉलेज, गांव, गिरजाघर, विवाह यहाँ पर विकल्प दिए गए। तो संस्था कौन सी नहीं है यह बताना है। तो ये जो प्रश्न है ये डिलीट होगा, ठीक है, ये डिलीट हो जाएगा। कॉलेज, गाँव, चर्च ये संस्था में नहीं आएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर क्या होगा?
वो डिलीट हो जाएगा प्रश्न। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? टॉयनबी, स्पैंगलर, सोरोकिन, पार्सन्स यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत इनमें से किसके द्वारा नहीं दिया गया है? तो ये बताइए। यहाँ पर सोरोकिन ने सामाजिक परिवर्तन से संबंधित सांस्कृतिक गत्यात्मकता का सिद्धांत दिया था, जिनके सिद्धांत को सीमाओं का सिद्धांत, घड़ी के पेंडुलम के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उतार चढ़ाव के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। स्पैंगलर ने दिया है, स्पैंगलर ने दिया है। अभी आपको प्रश्न इससे संबंधित यहाँ पर कराया गया है इस क्लास में। टॉयनबी ने 21 सभ्यताओं का, विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया था, ये अभी आपको बताया गया है। ठीक है, द स्टडी ऑफ हिस्ट्री, जिसमें चुनौती प्रत्युत्तर का सिद्धांत है परिवर्तन से संबंधित, टॉयनबी का। स्पैंगलर ने विश्व की 8 सभ्यताओं का अध्ययन किया, अभी आपको बताया गया। यहाँ पर संबंधित नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? पार्सन्स होगा। ठीक है, पार्सन्स होगा यहाँ पर, फोर्थ राइट आंसर हो जाएगा, इसे याद रखेंगे आप। आगे देखते हैं, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, इनके आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। देखिए ऑप्शन ए क्या है? पहला कि समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है। दूसरा है, बी है कि संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है। तो यहाँ पर क्या सही होगा? समिति व्यक्तिगत हित या कल्याण पर जोर देती है और संस्था सामूहिक कल्याण पर जोर देती है, ये दोनों ही सही होंगे, तो यहाँ पर फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मैकेवर का आपको याद आ रहा होगा, मैकेवर का समिति से संबंधित एक स्टेटमेंट है, कथन है कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है। ये किसके द्वारा बात कही गई है कि समिति समुदाय नहीं है बल्कि समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है, यह मैकेवर ने कही है। और इसके अलावा व्यक्ति समिति का सदस्य होता है, संस्थाओं का नहीं, ये भी मैकेवर के द्वारा बात कही गई है और ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसे आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, इनमें से कौन समिति की विशेषता नहीं है? निश्चित उद्देश्य, अनौपचारिक संबंध, अस्थायी प्रकृति, विचार पूर्वक स्थापना, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। तो समिति की कौन सी विशेषता नहीं है, यही यहाँ पर बताना है। कई बार क्लास में बताया गया है। समिति की एक विशेषता क्या है? व्यक्तियों का संगठन है, व्यक्तियों का संगठन, व्यक्तियों का संगठन है, तो ये क्या हो जाएगा? इसका स्वरूप मूर्त हो जाएगा, मूर्त स्वरूप होता है। ठीक है, निश्चित उद्देश्य होते हैं, ये याद रखेंगे आप। विचार पूर्वक इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, अस्थायी इसकी प्रकृति होती है और नियमों पर, कुछ नियम होते हैं इसके, नियमों पर आधारित होती है और औपचारिक संबंध पाए जाते हैं। ठीक है, औपचारिक संबंध पाए जाते हैं, ये याद रखेंगे आप। अनौपचारिक यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, विशेषता नहीं है ये बताना है, तो यहाँ पर क्या होगा? अनौपचारिक संबंध, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगी इसकी विशेषता? एक तो होगी इसकी ऐच्छिक सदस्यता। ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता, अनिवार्य सदस्यता नहीं होगी, ऐच्छिक सदस्यता होगी। ठीक है, औपचारिक संरचना या औपचारिक संबंध इसमें हमें देखने को मिलेंगे। आगे देखते हैं, किंग्सले डेविस के अनुसार किसे महासमिति कहा जा सकता है? परिवार, राजनीतिक दल, राज्य, व्यापारिक समिति। अच्छा, मैंने ये प्रश्न कहीं पर भी नहीं देखा है। महासमिति, मैकेवर के द्वारा राज्य को महासमिति कहा गया था, ये याद रखेंगे आप कि इसका अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैंने अभी तक नहीं देखा है कहीं, किसी भी बुक में मैंने पढ़ा भी नहीं है। मैकेवर ने कहा था कि राज्य क्या है? राज्य समिति तो है, लेकिन समिति से आगे ये राज्य क्या है? एक महासमिति है। ठीक है, राज्य समिति क्यों है, क्यों कहते हैं मैकेवर? तो मैकेवर का कहना था कि जो राज्य है वो समिति इस वजह से है क्योंकि इसके राजनीतिक उद्देश्य होते हैं। समिति की कुछ विशेषताएं भी इसमें राज्य में देखते हैं कि राजनीतिक उसके उद्देश्य होते हैं, औपचारिक राज्य का संगठन होता है, नियम, उपनियम, ये सभी इसमें पाए जाते हैं। महासमिति क्यों कहा राज्य को? क्योंकि बाकी अन्य समितियों के अपेक्षा जो राज्य एक समिति है, ये महासमिति इस वजह से कही जाएगी क्योंकि इसके पास संप्रभुता है। ठीक है, बाकी अन्य समितियों में हमें संप्रभुता नहीं देखने को मिलती है। राज्य के पास अधिकार होता है कि किसी व्यक्ति को वह मृत्यु दंड दे सकता है या किसी व्यक्ति को देश से निकाल भी सकता है। ठीक है, और राज्य की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक नहीं होती, बल्कि अगर हम अन्य समितियों की बात करें, तुलना करें बाकी अन्य समितियों से, तो समिति की तुलना क्या, समिति की विशेषता क्या होती है? ऐच्छिक होती है। लेकिन राज्य की जो सदस्यता होती है वो ऐच्छिक नहीं होती है, वो सदस्यता अनिवार्य होती है। इस आधार पर
मैकेवन ने राज्य को महासमिति कहा था। समिति तो है राज्य, लेकिन इससे बढ़कर वह क्या है, महासमिति है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो ये प्रश्न गलत है, क्योंकि हो सकता है मे बी डेविस ने इनमें से किसी को कहा हो, मगर मैंने पढ़ा नहीं है, ठीक है, तो मुझे इसका नहीं पता। लेकिन ये बात डेविस जो मैकेवर एंड पेज है उन्होंने कहा था कि राज्य समिति है, लेकिन उससे आगे ये बढ़कर महासमिति है, ठीक है। आगे देखते हैं, निम्न में से समिति का कौन सा उदाहरण है। कानून, विवाह, धर्म, क्लब, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समिति का उदाहरण पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्लब होगा, ठीक है, क्लब होगा। फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा से कौन संबंधित है। सभी को पता है सांस्कृतिक विलंबना का जो सिद्धांत है वो ऑगबर्न के द्वारा दिया गया था। किस पुस्तक में दिया गया था, सोशल चेंज इनकी पुस्तक है, सोशल चेंज है, 1922 में ये पुस्तक आती है। संस्कृति के दो प्रकार इन्होंने बताए हैं, भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति, ये दो प्रकार संस्कृति के इनके द्वारा बताए गए हैं। ऑगबर्न सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आते हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे आप। ऑगबर्न सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आते हैं, इंपॉर्टेंट है। अक्सर इस तरीके से निर्धारणवादी, अति निर्धारणवादी, आर्थिक निर्धारणवादी कौन है, राजनीतिक निर्धारणवादी, तकनीकी निर्धारणवादी, इस तरीके से पूछा जाता है। तो ऑगबर्न सांस्कृतिक निर्धारणवादी में आएंगे। आगे देखते हैं, मैकेवर एंड पेज किसे सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूपों या शर्तों के रूप में परिभाषित करते हैं। संस्था, समिति, मूल्य, समाजीकरण, यहाँ पर ऑप्शंस हैं। इनमें से किसे सामूहिक क्रिया की विशेषता बताने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूपों या शर्तों के रूप में परिभाषित करते हैं। किसे करते हैं मैकेवर एंड पेज, संस्था को करते हैं, इंस्टीट्यूशन को करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इनका एक स्टेटमेंट है, समिति से जुड़ा हुआ, हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं, ठीक है। संस्थाओं को क्या कहा था कि संस्थाएं कार्यप्रणाली के उन स्वीकृत स्वरूपों या दशाओं को कहते हैं जो समूह की क्रियाओं की विशेषताओं को स्पष्ट करते। इस तरीके से कुछ इन्होंने संस्था को परिभाषित किया था मैकेवर ने, ठीक है। तो यहाँ पर संस्था होगा सही। प्रश्न है, क्लार्क विस्लर ने सभी समाजों में कितने सांस्कृतिक तत्वों को चिन्हित किया है। 12, 9, 10, 15 यहाँ पर ऑप्शंस हैं। राइट आंसर क्या होगा, अगर हम बात करें सांस्कृतिक तत्व इस अवधारणा की, ठीक है, सांस्कृतिक तत्व अवधारणा की, तो ये अवधारणा किसके द्वारा दी गई है। तो ये जो अवधारणा है लिंटन प्लस क्लार्क विस्लर की है, ठीक है। लिंटन प्लस क्लार्क विस्लर की ये अवधारणा है सांस्कृतिक तत्व की, ये आप याद रखेंगे। और अगर हम बात करें सांस्कृतिक तत्वों की, ठीक है, तो 9 सांस्कृतिक तत्वों की बात क्लार्क विस्लर के द्वारा बात की गई थी, ठीक है। सांस्कृतिक तत्व कहें आप या सांस्कृतिक क्षेत्र कहें, ठीक है। तो जो क्लार्क विस्लर है, इन्होंने 9 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की थी। इसके अलावा अगर हम एल्फ्रेड क्रोबर की बात करें, अभी जल्दी एक क्लास हुई थी उसमें बताया गया था, 6 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है, ठीक है। एल्फ्रेड क्रोबर ने 6 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है। एक नाम है किम्बॉल यंग का, किम्बॉल यंग ने 13 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की थी। और हर्शकोविट्स हैं, इन्होंने 15 की बात की थी। हर्शकोविट्स, इन्होंने 15 सांस्कृतिक क्षेत्र बताए हैं। तो इस तरीके से पूछा जाता है, इसे आप याद कर लें। हर्शकोविट्स ने 15 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है, किम्बॉल यंग ने 13 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की है, एल्फ्रेड क्रोबर ने 6 सांस्कृतिक क्षेत्र और क्लार्क विस्लर ने 9 सांस्कृतिक क्षेत्र की बात की थी। सांस्कृतिक तत्व की अवधारणा लिंटन और क्लार्क विस्लर के द्वारा दी गई है। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को हम सांस्कृतिक तत्व कहते हैं, ये याद रखेंगे, इस तरीके से पूछा जाता है। और कई सारे सांस्कृतिक तत्वों का जो मिलन है, या अगर हम कहें कि कई सारे सांस्कृतिक तत्व सांस्कृतिक सकुल का निर्माण करते, इस तरीके से पूछा जाता है। और संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई को हम सांस्कृतिक
सांस्कृतिक सकुल कहते हैं। ठीक है, क्लियर। आगे देखते हैं, प्रश्न है सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? ऑस्कर लेविस, पियरे बोर्दियो, लेस्ली वाइट, टाइलर। यहाँ पर ऑप्शंस है। सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो ये अवधारणा किसकी है? कल्चरल रिप्रोडक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो किसका है? बोर्दियो का है। बोर्दियो की अगर हम कुछ अवधारणाओं की बात करें तो एक आपने यहाँ पर सांस्कृतिक पुनरुत्पादन की देखी, एक इसी तरीके से सामाजिक पुनरुत्पादन की इनकी अवधारणा है। फिर इसके अलावा इन्होंने वर्ग संस्कृति की बात की है, क्लास कल्चर की बात की है। ठीक है, वर्ग संस्कृति की इनकी अवधारणा दी गई है। सांस्कृतिक पूंजी की बात की गई है इनके द्वारा। कल्चरल कैपिटल की बात इन्होंने की है। सांस्कृतिक संरचनावाद, यह अवधारणा भी इनके द्वारा ही दी गई है। सांस्कृतिक संरचनावाद की अवधारणा भी इन्होंने दी है। संपत्ति यानी कि जो पूंजी के प्रकार हैं, ठीक है, संपत्ति या पूंजी के 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। पहला हो जाएगा आर्थिक, ठीक है, आर्थिक पूंजी हो जाएगा, आर्थिक पूंजी हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सामाजिक पूंजी, ठीक है, दूसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक पूंजी हो जाएगा। तीसरा हो जाएगा सांस्कृतिक पूंजी, ठीक है, सांस्कृतिक पूंजी हो जाएगा। और चौथा हो जाएगा प्रतीकात्मक पूंजी, ठीक है, प्रतीकात्मक पूंजी हो जाएगा। ये 4 प्रकार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि किसकी बात बोर्दियो के द्वारा की, इनमें से किसकी बात बोर्दियो ने नहीं की है या किसकी बात की है। और या टोटल भी पूछा जा सकता है कि कितने तरह की संपत्ति या पूंजी की बात बोर्दियो द्वारा की गई है। ठीक है, तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रतीकात्मक पूंजी की बात की है। और वर्ग का विश्लेषण करने के लिए इन्होंने संपत्ति के 4 प्रकार बताए थे, ये भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न है इनमें से कौन समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थक नहीं है? अगस्ट कॉम्ट, दुर्कीम, पीटर बर्जर, पार्सन्स। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। समाजशास्त्र में वैज्ञानिक अभिमुखन का समर्थक नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? पीटर बर्जर होगा। ठीक है, पीटर बर्जर होगा, ऑप्शन यहाँ पर 3rd राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं प्रश्न पुस्तक से संबंधित है। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन पुस्तक के लेखक कौन है? पीटर बर्जर, सिराइट मिल्स, हर्बर्ट ब्लूमबर्ग, हॉवर्ड एस बेकर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सोशियोलॉजिकल इमेजिनेशन किसकी पुस्तक है? ये सिराइट मिल्स की है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में पूछी जा चुकी है। इनकी द पावर इलिट भी है, द पावर इलिट भी इनकी पुस्तक है। वाइट कॉलर, वाइट कॉलर द अमेरिकन, ठीक है, व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, ये इनकी बुक्स है। ठीक है, द पावर इलिट है, व्हाइट कॉलर द अमेरिकन मिडिल क्लासेस, ये इनकी बुक्स हैं। ठीक है, सिराइट मिल्स की। आगे देखते हैं, पार्सन्स के अनुसार किस प्रकार के प्रतिमान औद्योगिक समाजों की संरचना में पाए जाते हैं? सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान, सार्वभौमिक प्रदत्त प्रतिमान, विशिष्ट अर्जित प्रतिमान, विशिष्ट प्रदत्त प्रतिमान। यहाँ पर ऑप्शन है। इनमें से पार्सन्स के अनुसार किस प्रकार के प्रतिमान औद्योगिक समाजों की संरचना में पाए जाते हैं, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पर सही होगा सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान। ठीक है, सार्वभौमिक अर्जित प्रतिमान होगा, ऑप्शन 1st यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1st राइट है। आखिरी प्रश्न है, परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, खेल आदि इसके उदाहरण हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन, सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक सकुल और सांस्कृतिक विविधता यहाँ पर दिया गया है। परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, खेल किसके उदाहरण है? परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, खेल को सांस्कृतिक सकुल का उदाहरण माना जाता है। और ये किसने माना है? बिली ने। ठीक है, बिली ने माना है। और अगर हम इन्होंने ये फुटबॉल सकुल का उदाहरण दिया था। ठीक है, बिली ने एक दिया था, इनका जो उदाहरण है फुटबॉल सकुल का उदाहरण है। ठीक है, फुटबॉल सकुल का उदाहरण है जिसमें गेंद, मैदान, जो ड्रेस है, रेफरी है, उसकी बात की थी। फुटबॉल सकुल, ठीक है, इसकी बात की थी। और परिवार, विवाह, धर्म, शिक्षा, खेल ये सभी सांस्कृतिक सकुल में आएंगे। अगर हम बात करें हिंदू समाज में महिलाओं की, तो जैसे उनका बिंदी लगाना, सिंदूर
को लगाना, केश जो श्रृंगार है, साड़ी पहनना, ये सभी सौंदर्य सकुल के अंतर्गत आएगा। सौंदर्य सकुल का ये निर्माण करते हैं। यहाँ पर सांस्कृतिक सकुल होगा और ये संस्कृति की सबसे बड़ी इकाई है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करेंगे, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिए।